हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर 7 मार्च को ऐसा ही आएगा आप सभी का बोर्ड का पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में। ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर ये बिल्कुल वायरल पेपर है और 7 मार्च को ठीक है बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा, क्योंकि ये जो संकेतांक है ये बिल्कुल वायरल संकेतांक है 825 डिजिट। ठीक है, इससे पहले हम 824 डिजिट के सेट को बता चुके हैं। अगर जितने स्टूडेंट उस पेपर को नहीं देखे, सबसे पहले आप लोग उस पेपर को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि 10 सेट हम आप सभी को टोटल 10 सेट कराएंगे, और अगर आप सभी लोग 10 सेट को पूरे के पूरे 10 सेट को हल कर लिए, ठीक है, तो आप सभी का सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी पूरे के पूरे जो है आपके 70 में 70 नंबर आएंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कम होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, आप लोग मात्र ये जो हम आपको पेपर बता रहे हैं संकेतांक का, मात्र आप लोग इस संकेतांक के पेपर को तैयार कर लीजिए। ठीक है, 825 डिजिट आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए कहीं पर भी। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, आप सभी का बिल्कुल ऐसा ही आपके सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च का पेपर आएगा, और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। ये जो मानचित्र है इसको कैसे भरा जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा हम आपको भर के बताएंगे किस तरीके से आप सभी को भरना है। और आप सभी लोग का यानी बिल्कुल इस जो पेपर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन है। सेम ऐसा पेपर अगर 7 मार्च को आ जाएगा, ठीक है, पक्का आएगा। अगर आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सभी को इसी वीडियो पे क्लिक करके आपको हमें थैंक यू कमेंट में बोल देना है। ठीक है, और आप सभी को क्या करना है, यानी इस बार आपको हर एक सब्जेक्ट में 70 में 70 ठीक है ला करके यानी 95% आप सभी को इस बार रिजल्ट बनाना है, और आपको बिल्कुल टॉपर बनना है। तो अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हो, ठीक है, 95% का रिजल्ट बनाना चाहते हो, तो आप लोग हमारे चैनल के जितने भी वायरल पेपर की वीडियो आ रहे हैं सभी वायरल पेपर को तैयार कर लीजिए। हम आप सभी को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जितने भी पेपर बता रहे सभी के सॉल्यूशन के साथ बता रहे। आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, इसलिए आपका पूरा का पूरा जो है 70 में 70 हर एक सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, और इसका 932 इसका पेपर कोड होता है, और ये आपका पेपर का संकेतांक है। ठीक है, 825 डिजिट। ये सभी जिलों में सबसे ज्यादा यानी डिजिट पेपर कोड का ही पेपर आता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को इसमें समय जो मिलेंगे वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। और पूरी तैयारी कर लेते हो तो पूरा 70 में 70 आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरी तैयारी कर लेते हो तो आप लोग 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा कर आएंगे, पूरे के पूरे आंसर छाप के आओगे आप लोग, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो देखिए आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले निर्देश है, इसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड और खंड ब। खंड अ जो है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को OMR सीट पे देना है। ठीक है, और आप सभी को एक बार अगर आप लोग OMR सीट पे आंसर को लिख दिए तो उसको आपको बाद में फिर काटना नहीं, इरेजर नहीं, व्हाइटनर का यूज करना है। इसके बाद 50 नंबर में आता है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आपको मानचित्र मिलेंगे, जिससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। ठीक है, आपको मानचित्र को भरने के बाद आपको कॉपी में उसको अच्छे तरीके से मजबूती के साथ उसको बांध देना है। ठीक है, जिससे वो आपकी कॉपी से अलग ना हो और एग्जामिनर के पास पहुंच जाए और आपका 10 नंबर ऐड हो जाए। इसके बाद देखिए खंड अ है, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन क्या है 1779, ठीक है, और बी ऑप्शन है 1789, और सी ऑप्शन है 1780, और डी ऑप्शन है 1799। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ठीक है, और ये लुई 16वें के शासन काल में हुआ था, यानी लुई 16वां उस समय राजा था उस समय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन जो है फ्रांस से संबंधित था, जर्मनी से, इटली से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस से संबंधित था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी?
तो देखिए जलियांवाला बाग की घटना आप सभी को पता है कि 1919 में हुआ था, ठीक है, लेकिन ये आप सभी को नहीं पता है कि वो किस महीने में हुआ था, ठीक है, और किस दिन को हुआ था, ठीक है, किस तारीख को हुआ था, ये आप सभी को नहीं पता है। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट। क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पे वंदे मातरम गीत के लेखक पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, या शरत चंद्र चटर्जी है, ठीक है, या अवनींद्र नाथ टैगोर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी यहाँ पे वंदे मातरम गीत के लेखक पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर यहाँ पे होता कि जो वंदे मातरम गीत है वो किसने गाया है, तब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर होता, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आप लोग इसको तैयार कर लो। 5वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हुआ था वो 1944 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी राइट है। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है, इसका मतलब, ठीक है, यानी संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं। तो पहले 7 थे लेकिन एक बढ़ गया है, ठीक है, अब हो गया है कितना, यानी तेलंगाना बढ़ा हुआ है, जिसमें आप सभी का कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है, किसके माध्यम से होता है शक्तियों का विभाजन, तो केंद्र एवं राज्यों की इकाइयों के मध्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। 8वां क्वेश्चन है वियना की संधि कब हुई थी, ठीक है, तो वियना की जो संधि हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। 9 क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के मुख्य चुनौती है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि क्षेत्रीय असंतुलन ये भी है, और सामाजिक तनाव हिंसा ये भी है, दल बदल ये भी है, ठीक है, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, तो लौह अयस्क जो है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। 12 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या झारखंड में। तो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो महाराष्ट्र में, यानी मुख्य रूप से महाराष्ट्र मुंबई में पाया जाता है। 13 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार का मतलब जो इस तरीके से फली हो, ठीक है, ऐसे फली हो और इसमें इस तरीके से दाना हो। तो फलीदार फसल कौन से है, दालें हैं, मोटे अनाज है, ज्वार है, या चावल है, ठीक है, तो ये क्या है, दालें हैं, ठीक है। दाल जितने भी दाल हैं जैसे अरहर के दाल हो गए, ठीक है, और कई प्रकार के दाल होते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, वो इस तरीके से फलीदार होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज पूछ रखा है तो वो थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, यानी 2 से अधिक देशों के बीच, यानी देश और देश के बीच व्यापार हो रहा है, ठीक है, जैसे क्या भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हो रहा है, तो इस तरीके से उस व्यापार को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यह व्यापार हो रहा है। ऑप्शन सी राइट है। 16 क्वेश्चन है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, तो किस आधार पे, देखिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, ठीक है, औसत साक्षरता दर के आधार पे, यानी कितने लोग शिक्षित हैं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पे कितने लोग स्वस्थ हैं, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है, यानी कौन सी ऐसा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है, तो वो श्रीलंका है। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका जो है वो बहुत ही कम क्षेत्रफल में है और यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, इस लिहाज से ये क्या है, भारत से कुछ बेहतर है। हमारा क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, ठीक है, तो उद्यमों का स्वामित्व ये क्या है, इसके निजी क्षेत्र का यानी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। ऑप्शन सी राइट है। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, अधिकतर निर्णय जो है वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन
किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं, ठीक है, यानी किस क्षेत्र की, वो किस क्षेत्र में आएगा, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पेपर में सभी बिल्कुल वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूरे के पूरे आंसर के साथ हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मेहनत से इस पेपर को बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को कम से कम आप लोग इतना शेयर कीजिए कि 1000 लाइक इस वीडियो पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को अभी कर्तव्य होता है कि इतना आप लोग जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। इतना शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि इस पे लाइक जरूर आना चाहिए। तो देखिए इसके बाद अगर लाइक आ गया तो हम आपको ऐसे ही सभी पेपर बताएंगे। और हमने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि आपको टोटल कितने 10 सेट हम आपको कराएंगे, यानी 10th ऑल क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के हम आपको 10 ऐसे वायरल सेट बताएंगे जिसमें से कंटिन्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और पूरे के पूरे अगर 10 सेट हमारे तैयार कर लिए तो पूरे के पूरे आपके पेपर में, ठीक है, उसी 10 सेट से ही क्वेश्चन आएंगे और आप लोग बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। अच्छे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपको टॉपर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे के पूरे आप लोग टॉपर बनकर ही रहोगे। तो आप लोग यानी आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि हाँ 10 सेट की वीडियो हम लोग डेली देखेंगे, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग देखे कि नहीं, क्योंकि इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान के 2 सेट के पेपर को बता चुके हैं और ये जो है ये सेट नंबर 3 है। इसके पहले हम, ठीक है, 2 सेट को बता चुके हैं। आप लोग अगर उस सेट को नहीं देखे तो चैनल पे आप लोग विजिट करके देख लीजिए, या आप लोग को प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग कमेंट कर रहे थे तो आप लोग वहां पे भी देख लीजिएगा। और जो है हिंदी, ठीक है, साइंस और आप सभी की इंग्लिश, मैथ, इसका सेट हम बता चुके हैं पहले से, आप लोग उसको देख लीजिए। और उसमें के सेट अभी हमें और बताना है। तो अब आपको टोटल कंटिन्यू आपको वायरल पेपर की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, ट्रिक और टिप्स की वीडियो आती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है दिया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कितने शब्दों में देना, 80 शब्दों में देना है। यानी कम से कम आप सभी को 1.5 पेज में इसके आंसर को देना है, ठीक है। आप लोग यानी किसी का 1.5 पेज में हो गया, किसी का आपको कम ही में देना है। जैसे आ गया कि क्या है कि फ्रांस यानी कि भारत के प्रमुख 4 नेताओं के नाम लिखिए, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, तो उसको आप लोग 80 शब्द में थोड़ी नहीं लिखोगे। आप लोग 4 लेखकों का नाम, 4 जो थे, ठीक है, उनके नाम आप सभी को लिख करके क्रांतिकारियों का बस छोड़ देना है। तो ऐसे होते हैं, यानी क्वेश्चन को भी आपको समझना होता है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको 1.5 पेज में लिखना है। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। इसमें क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन क्या है, 2-2 नंबर के। 2 कारण लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये लिखोगे तो आपको 2 नंबर। यानी क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। दोनों का आंसर लिखेंगे तभी आप सभी को 4 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितने बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, यानी 2020 में, 2023 में और भी कई सालों में आया था, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। यानी जब वो सैन्य शक्ति लेकर के अपने युद्ध किए थे, ठीक है, रक्त और लोह की नीति के कारण वो ऐसे नीति को अपनाकर वो युद्ध किए थे जिससे जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो सफल हुई थी, ठीक है। तो वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो किनका यानी योगदान था, तो वो ऑटो वन बिस्मार्क का था, इसलिए इन्हें जर्मनी के एकीकरण का, ठीक है, जनक कहा जाता है। बाकी 2 कारण क्या है, पहला कारण यही है कि ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति, ठीक है, सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी की एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है कि बिस्मार्क ने कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को, ठीक है, वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। तो इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन है, यानी आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए या अथवा वाला इसको कीजिए। कार्न ला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कार्न ला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई, ठीक है।
अब कम कीमत पर लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया, यानी कम कीमत, बहुत ही कम मूल्यों पर लोगों का खाद्य पदार्थ आने लगा, जाने लगा। और दूसरा क्या है, आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से कम थी, यानी जो आता था बाहरी, यानी बाहर से आता था ना, कोई भी पदार्थ हो गया, खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, ये सब जो चीजें हैं खाने वाले, ये सब जो आते थे उसकी कीमत जैसे 5 रुपया रहता था, ठीक है। और जो क्या ब्रिटेन में जो चीजें होते थे, यानी जो जिसका उत्पादन होता था, जो फसलें पैदा की जाती थी, उसका कीमत कितना था, 6 रुपये 7 रुपये था। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से कम थी, ठीक है। तीसरा है, खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया, यानी उपयोग ज्यादा होने लगा, ठीक है। औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में वृद्धि हो गई, जिससे खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत ही सरल शब्दों में हमने आप सभी को बताया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। 4 नंबर का ये भी है। अथवा जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरणों सहित आप सभी को उत्तर लिखना है। तो देखिए, हम आपको अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अथवा वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे शासन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। जैसे अब क्या हो गया, लोकतांत्रिक शासन हो गया है। अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, ठीक है। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि हम इस बार प्रधानमंत्री बन जाएं, ठीक है, तो वो बन जाएंगे, ये नहीं है। जब तक उनको जनता नहीं चाहेगी, ठीक है, यानी जब तक चुनाव नहीं होगा, वोट नहीं दिए जाएंगे, जिसको जनता ज्यादा चाहेगी उसको अधिक वोट देगी, ठीक है, तब जाकर के वोट की फिर गिनती होती है, तब जाकर के, ठीक है, जिसको वोट अधिक मिलता है वही क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो इसमें क्या है, यानी इसी तरीके से यहाँ पे कि इसमें सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कोई भी मुख्यमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, सभी का चुनाव होता है, तभी जाकर के वो अपने पद पे बैठता है, ठीक है। तो वही कहा गया है कि बल्कि क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं। चूंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए उसे जो है जन सम्मान के कल्याण के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है, और कार्य करने पड़ते हैं। सरकार को समाज का समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि सरकार को जो भी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको जनता ने खड़ा किया है, तो उनको जनता के, ठीक है, सम्मान करना पड़ेगा, जनता के कल्याण के लिए निर्णय लेना पड़ेगा उनको, ठीक है, जनता के प्रति कार्य करना पड़ेगा अच्छे, जिससे जनता खुश होकर के फिर से उनको, ठीक है, उसी पद पे आसीन करने की जो है प्रेरणा ले, ठीक है। इस तरीके से क्या है, यानी पहले क्या, यानी अब ये व्यवस्था हो गई। पहले क्या होता था कि जो भी सबसे यानी अधिक बोली देने वाला हो या सबसे अधिक जो है पैसा वाला है, उसी को पहले क्या किया जाता था, राजा चुन लिया जाता था, ठीक है, और राजा का शासन रहता था। तो पहले ये होते थे, उसको यानी वो अपने मन से ही राजा बन जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब अपने मन से नहीं बन सकते, बल्कि इनको जनता चुनती है चुनाव के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें अथवा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। काफी वायरल क्वेश्चन है और ये आप सभी के एग्जाम में भी पक्का आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण से आशय है कि विश्व के, ठीक है, अनेक देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के क्या है, निकट आ रहे हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे देशों में वस्तुओं का आयात निर्यात भी सुगम हुआ है, ठीक है। यानी जब आ रहे हैं
एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यानी अगर जो चीजें हमारे देश में नहीं है हम दूसरे देश से खरीद लेते हैं, और जो चीजें हमारे देश में है दूसरे देश में नहीं है वो देश हमें से यानी भारत देश से हमारे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आयात निर्यात। सुगम हुआ है जिसके उच्च गुणवत्ता वाली चीजें ही बाजार में टिक पाई हैं। ठीक है, वैश्वीकरण की कृषि पर सकारात्मक प्रभाव जो है इसमें यहाँ पे पहला कारण क्या है, वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाले चीजों को दूसरे देश को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कृषि वैज्ञानिक के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीजों की पैदावार होने लगी है जो पहले संभव नहीं था। ठीक है, वो अब होने लगी है कृषि वैज्ञानिकों के कारण। तीसरा है यहाँ पे भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा है। ठीक है, चौथा क्या है, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों का अधिक उत्पादन होने लगा है। ठीक है, पांचवा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता का स्तर जो है बढ़ाने की भी कोशिश किया है। यानी जितना ही अच्छा जो उत्पादन है, फसल रहेंगे, ठीक है, अनाज रहेंगे, उसकी उतनी अच्छी कीमत मिलेगी और वो उतने ही देर तक बाजार में रह सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वैश्वीकरण की कृषि पर नकारात्मक प्रभाव जो है, यानी ये प्रभाव सकारात्मक थे। ठीक है, ये प्रभाव सकारात्मक थे और ये नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव क्या है, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी। ठीक है, जिसका मांग अधिक था, सिर्फ किसानों ने उसी वस्तु को ज्यादा पैदा किया, न कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीजों का उत्पादन किया। दूसरा है कि कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। तीसरा क्या है, विश्व में धनी देशों के विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। ठीक है, चौथा क्या है, विश्व के धनी देश निर्धन देशों में सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। यानी आप लोग चार सकारात्मक और 4 नकारात्मक आप लोग लिख सकते हो। अगर इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे पांचवा को भी आप लोग तैयार कर सकते हो, लेकिन आप लोग सिर्फ 4 ही लिखिएगा। ठीक है, बाकी पांचवा क्या है, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। ठीक है, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गुणवत्ता वाले चीजों को पैदा करें। ठीक है, इस तरीके से वो यानी जो अमीर किसान थे वो आगे बढ़ गए, बाकी जो गरीब किसान थे जो अपनी जीविकापार्जन के लिए खेती करते वो यानी वो जो है कृषि कार्य को छोड़ना उनको पड़ा। वैश्वीकरण और उदारीकरण के तहत जो है 1990 के बाद से देश के किसानों को अनेक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विश्व में चावल, चाय, कपास, रबर, काफी, जूट, मसाले, ठीक है, आदि जो है उसका प्रमुख उत्पादन देश होने के बावजूद भारत विकसित देशों से स्पर्धा करने में खुद को समर्थ नहीं पा रहा है, क्योंकि विश्व के विकसित देशों में कृषि क्षेत्र को अत्यधिक ठीक है सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में यदि भारत कृषि की दशा सुधारनी है तो इसके लिए सरकारी संरक्षण अपेक्षित है। इस तरीके से आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को क्या करना है, पूरा इसी तरीके से लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में आते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, विकास मापने का UNDP का ठीक है मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। और अथवा क्वेश्चन है जो काफी वायरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, आपको उदाहरण द्वारा व्याख्या करना है। ठीक है, यानी साधारण से यानी आपको उदाहरण के द्वारा व्याख्या करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्षेत्रक वाले क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तीनों का आपको उदाहरण भी तैयार कर लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक जो है इसमें वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि जो तृतीय क्षेत्रक है इसमें क्या है, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, सेवा प्रदान किया जाता है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में ठीक है उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना
जाता है। ठीक है, यानी ट्रक, मोटर कारों और इस ट्रेनों के माध्यम से क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के द्वारा जो भी चीजें, वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है, उत्पादित होती हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जाता है तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्रक के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यानी ये ट्रेनें, ट्रकों, ये सब क्या आ गया, ये सब तृतीय क्षेत्रक में आ गया। और जैसे गेहूं, चावल जो चीजें हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में आ गया। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ये सभी जो है तृतीय क्षेत्रक के उदाहरण है। इस प्रकार तृतीय क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे वर्णनात्मक प्रश्न 2। ठीक है, इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर यानी कितना लिखना है, 150 पेज में लिखना है। इसका मतलब आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है। ठीक है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी के सोशल साइंस के पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो जर्मनी एकीकरण के ठीक है प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहला क्या है, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ था। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है, संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी थी जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो तीसरा है राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, यानी लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। जर्मन लोगों ने क्या किया था, जो लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। ठीक है, और इसके बाद जब ये हुआ जर्मनी का एकीकरण, तब सबके अंदर जो हो गया राष्ट्र के प्रति भावनाएं जागृत हो गई। चौथा है राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद 5वां है उदारवादी विचारधारा का उद्भव, यानी राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधाराओं को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ठीक है, 6वां है यहाँ पे भूस्वामियों का समर्थन, उनका ये था हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग उनका जो है प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद 7वां है प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा भी प्रदान किया। 8वां है प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक थे। ठीक है, जो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य जनक कहा जाता है और जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाहियों की मदद की। ठीक है, मदद ली। 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हो गई और इस तरह जो है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। 10वां टॉपिक क्या है, यानी 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। ठीक है, यानी विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया है। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 11 जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे ठीक है शीश महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ और इस प्रक्रिया में प्रसा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुई। इस तरीके से यानी यहाँ पे हमने आपको 13 बताया, जिसमें से आप सभी लोग 6-7 ही सिर्फ याद कर लो। इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका और आपको पूरा ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये 6 नंबर का है और ये अथवा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आप सभी को इसका भी आंसर बता देते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कई बार आया हुआ है, ठीक है, ये आपके पेपर में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आंसर। पहला है चंपारण आंदोलन। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो था, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, ठीक है। कब लौटे थे? 1915 में, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह आयोजन किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया। नेक्स्ट तीसरा असहयोग आंदोलन, यानी जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, स्थगित कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने अपने यानी कि 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से डांडी तक यात्रा करके वो नमक बनाना और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना 1931 में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे चौथा है क्या, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत जो है प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटों मिल गई, यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी होता था। सत्याग्रह आरंभ करके गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और ठीक है अंतरिम सरकार का गठन किया। इस तरीके से देखिए आपको सन भी याद कर लेना है। छठवां, देश की स्वतंत्रता। अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, अपना देश स्वतंत्र हुआ। और लेकिन विभाजन से उपजी हिंसा में गांधी जी ने नोआखली में दंगों को शांत कराते रहे और 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दिया, ठीक है। यानी कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में गांधी जी मर गए थे, ठीक है। यानी ये इनके जो नाथूराम गोडसे थे इनको गोली मार करके हत्या कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संघवाद। उत्तर क्या हो जाएगा? संघवाद, ठीक है। हेडिंग आपको लिखना है संघवाद। संघवाद सरकार का वो स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पे, ठीक है। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करे, सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान से मिले। इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला क्या है? दोहरी नागरिकता होना, ठीक है, दोहरी नागरिकता होना। इस तरीके से संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में इकहरी नागरिकता है, ठीक है। यानी कि संघात्मक शासन वाले देशों में, भारत में जो है वो इकहरी ही नागरिकता है। दूसरा क्या है? दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है और देश की एकता, सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तीसरा है सरकार का एक या अधिक स्तर का होना। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तथा फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पे सरकारें होती हैं जो राज्य के, ठीक है, कामों का संचालन करती है, यानी कामों का संचालन करती है। सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सुरक्षा प्रदान करने में सहायक विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हुए हैं, ठीक है, होते। इसलिए संविधान सरकार में हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को गारंटी और सुरक्षा देता है। मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से बदलना।
यानी जो भी मौलिक अधिकार है उसको ये नहीं कि अपने से ही संविधान के द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। उसमें कई अधिकारियों को सरकारों से पूछा जाता है, तब जाके उसको बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। संविधान को व्याख्या करने का अधिकार, ठीक है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की जो व्याख्या करने का अधिकार है, वो विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी जो भी चीजें, यानी अगर संविधान में कुछ अगर बदलाव किया जाएगा तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेगा, ठीक है। जैसे क्या था, जम्मू कश्मीर जो था, वो जम्मू कश्मीर में यानी कि उस पे धारा लगा था, तो जिसके कारण वहां पे जो भारत के लोग हैं यानी हिंदू लोग वहां पे जाकर के जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे और कोई भी चीजें नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उसको एक धारा के लगा था जिसको हटाया गया और अब वहां पे हिंदू, ठीक है, हिंदू लोग भी जाकर के वहां पे भारत के लोग जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। इससे क्या हुआ कि यानी इसको जब हटाने के लिए ये नहीं कि सिर्फ जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, ये लोगों ने मिलकर ही हटा दिया, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से निर्णायक लेना पड़ा, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय से ये बातें कहना पड़ा और उसको सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णय लेकर उसको चेंज किया उस नियम को, ठीक है। तो इस तरीके से 8वां है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। आपातकाल में केंद्र की एकात्मक शक्तियां, यानी अगर कोई आपातकाल आ गया तो वहां पे केंद्र अपनी, ठीक है, यानी एकात्मक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। आपातकाल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को इस बात का निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्र कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है और आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन के समय संसद को राज्य की सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, ठीक है, किंतु वे संसद के द्वारा पारित विधियों के अधीन होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पेपर में जरूर आएगा संघवाद, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अथवा है लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं वो हम आपको, यानी जो नेक्स्ट सेट हम बता चुके हैं उसमें हम सभी के आंसर बता चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग उस पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उस पेपर में आपको आंसर मिल जाएंगे और बाकी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में आप लोग, हमारे चैनल पे बना है प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हो। नेक्स्ट है 7वां, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए, ठीक है, 6 नंबर का है। तो यहाँ पे उसके बाद अथवा क्या है, क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, व्याख्या करना है। तो आप लोग उसका आंसर प्लेलिस्ट में ही देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है मनरेगा यानी 2005, ठीक है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे प्रश्न में मनरेगा ये क्वेश्चन था, देखिए ये 2020 में, ठीक है, मॉडल इसमें में आया हुआ है, मॉडल यानी 2023 में भी आया हुआ है, इस तरीके से 22 में भी आया हुआ है सीबी मॉडल में और 23 केवाई मॉडल में भी आया है, यानी इतने बार आया हुआ है। अगर इतने बार कोई क्वेश्चन आ गया तो इसे रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी पक्का आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर, भारत की केंद्रीय सरकार ने हाल ही में भारत के, यानी केंद्रीय सरकार यानी क्या हो गए, मोदी जी, ठीक है, भारत के 200 जिलों में कार्य करने के अधिकार से संबंधित कानून बनाया है। इस कानून को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005 कहते हैं। इस कानून को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को जो कार्य करने योग्य है तथा जिन्हें कार्य की आवश्यकता है, सरकार के द्वारा 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का, ठीक है, आश्वासन देना है। यदि सरकार इस उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहती है तो वो लोगों को रोजगार छूट देगी। मनरेगा योजना के अनुसार योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को हर साल न्यूनतम यानी कि हर साल 100 दिनों की क्या है यानी उपलब्ध कराया जाता है ताकि ग्रामीण परिवार अपना क्या घर चला सके, ठीक। यहाँ पे यानी कि ग्रांटेड नॉन स्किल्ड, ठीक है, मैनुअल
एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पे क्या है कि इसमें ये नहीं कि कोई स्किल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मनरेगा में इसमें जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, जो मजदूरी डेली करते हैं, ऐसे मजदूर वर्ग इस मनरेगा में काम करते हैं। और पूरे 100 यानी कि एक साल में 100 दिन मनरेगा की काम होती है, जिसमें मजदूर लोग, उन्हें किसी भी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो डेली खेतों में काम करते हैं मजदूर, ठीक है, जो भी फाड़ा वगैरह चलाते हैं, वो मजदूर इसमें काम कर सकते हैं 100 दिन, और उसे सरकार की तरफ से उनके खाते में पैसे आते हैं। दूसरा है नरेगा, ठीक है, इसको नरेगा या मनरेगा भी कहा जाता है। नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास आजीविका का स्रोत है, ठीक है। आजीविका को मजबूत करना और गरीबों को संसाधन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है मनरेगा का। और नरेगा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को सम्मिलित करना है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को मजबूत करना है। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर हो गया आप लोग, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। बाकी अथवा क्वेश्चन क्या है, उन 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले से बता चुके हैं, आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से शुरू होता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। सबसे पहले आपको खुद से यहाँ पे, ठीक है, मानचित्र में अनुक्रमांक लिखना होगा, और यहाँ पे क्लास और यहाँ पे पेपर कोड आपको लिख देना है। सबसे पहले वर्क यानी मानचित्र कार्य आपको ब्लैक स्केच से सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद अब देखिए क्वेश्चन कौन सा है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 9। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को सबसे पहले कॉपी में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सबसे पहले आप सभी को इस तरीके से कॉपी में लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे पहला पार्ट ए कर रहे हैं तो यहाँ पे ए भी लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो आपको देखिए सबसे पहले कि आपको कॉपी में लिखना है अमृतसर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन है, पहले में आपको यहाँ पे लिखना है अमृतसर। तो इस तरीके से अमृतसर लिखने के बाद अब देखिए आपको मानचित्र में कैसे लिखना है, ठीक है, कहाँ पे पहचानना है कि जो अमृतसर है वो कहाँ पे मानचित्र में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो मानचित्र है भारत का, ठीक है, इसमें सबसे ऊपरी सिरे पर यानी इधर जो होता है, ठीक है, इधर उत्तर है, और इसके बाद नीचे जो है इधर, ठीक है, इधर क्या है, दक्षिण है, और इधर जो है यानी इधर जो है, ठीक है, यहाँ पूरब है, और इस साइड में पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी जो उत्तर है, उत्तर साइड में क्या है, पंजाब, ठीक है, पंजाब उत्तर साइड में ही पड़ते हैं, और जो अमृतसर है वो पंजाब में ही है। और देखिए जो पंजाब है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले किस भारत के, ठीक है, मानचित्र के सबसे ऊपरी सिरे पर यानी यहाँ पे आप सभी को, इसके बाद ठीक है यहाँ पे आपको देखिए 4 इस तरीके से आपको ये फ्लावर के आकार का दिया हुआ है, ठीक है, यानी आप लोग इसको समझिए कि ये 4 फूलों की पंखुड़ी है, ठीक है, गुड़हल के फूलों की 4 पंखुड़ी है, और इस पंखुड़ी में यानी ये जो पंखुड़ी है इसमें जो है पंजाब है, ठीक है, और पंजाब में ही अमृतसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी हमने मान लिया कि यहाँ पे इस बिंदु पर यानी यहाँ पे क्या है, ये पंजाब का पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है, इसमें पूरा पंजाब है, और पंजाब में यहाँ पे क्या है, अमृतसर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी इस बिंदु पर आप सभी लोग ऐसे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे अमृतसर है, ठीक है। ऐसे आप सभी को यानी इस बिंदु पर अमृतसर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर ही अमृतसर स्थित है, और इस तरीके से आप सभी को, और इसको आपको पेंसिल से भरना है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको पेन से भर दिया जिससे आपको स्पष्ट जो है दिख सके, लेकिन आपको बोर्ड में क्या करना है, पेंसिल से भरना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वो स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, ठीक है। तो देखिए वो स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, ठीक है। अब मानचित्र में
आपको लखनऊ कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, और सबसे पहले की कॉपी में आप सभी को लिख देना है लखनऊ, ठीक है। और नंबर क्या रहेगा, दूसरा, यानी दूसरे क्वेश्चन में इस तरीके से दूसरा आपको ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना है लखनऊ। कॉपी में ऐसे लिखने के बाद अब इसके बाद देखिए भारत के मानचित्र में जो है लखनऊ कहाँ पे स्थित है, आप लोग कैसे ट्रिक से लखनऊ को ढूंढोगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है, ठीक है, आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग को, यानी अगर आप लोग इस तरीके से सिर्फ कॉपी पर आंसर लिखते हो कि हाँ जो जैसे हो गया कि वो स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, तो लखनऊ, अगर आप लोग सिर्फ कॉपी में लिखते हो लखनऊ और आप लोग मानचित्र में नहीं जानते हो कि किस स्थान पे लखनऊ है, ठीक है, तो आप लोग देखिए सिर्फ कॉपी पर लिखोगे तो सिर्फ यहाँ पे आधा नंबर ही मिलेगा। और अगर आप लोग इस मानचित्र में भी सही सही दिखा दिए कि हाँ यहाँ पे मानचित्र में लखनऊ है, तब आपको आधा नंबर फिर से मिलेंगे, यानी टोटल 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए लखनऊ कहाँ पे है, तो ये पूरे जो भारत के मानचित्र है, ठीक है, इसमें जो सबसे पहले कि आपको यूपी को ढूंढना है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश कौन सा इसमें भाग है जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यूपी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यानी आपको ये जो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, भारत का मानचित्र, इसमें ये जो 4 पंखुड़ी है, ठीक है, इस चारों पंखुड़ी से सटा हुआ जो आपको इस आकार का, ठीक है, इस आकार का दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो स्थान है ये पूरा अपना यूपी है, ठीक है, यहाँ पे यूपी है, तो इस तरीके से यानी आप लोग यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यानी ये क्या है कि ये पूरा भाग ही उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये जो स्थान है ये पूरा अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इसी उत्तर प्रदेश में इस बिंदु पर यानी यहाँ पे क्या है, लखनऊ स्थित है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है लखनऊ। तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, वो स्थान जहां 1919 में, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है और जितने क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था, ठीक है, और लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और जो लाहौर है और यानी पाकिस्तान में जो लाहौर है उसका बॉर्डर जो है वो अमृतसर से सटा हुआ है, ठीक है, अमृतसर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, यानी लाहौर की तरफ स्थित है, ठीक है, लाहौर से सटा हुआ है। तो यानी यहाँ पे आप लोग अब समझिए कि जब लाहौर से सटा हुआ है अमृतसर, तो लाहौर जो है वो अमृतसर के अगल बगल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस बिंदु पर यहाँ पे लाहौर स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे क्या लिखोगे, यहाँ पे लाहौर लिखेंगे, ठीक। ऐसे आपको लाहौर मानचित्र में लिखना है और लाहौर आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन है वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, ठीक है, तो कहाँ पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो वो इलाहाबाद में हुए थे, ठीक है। अब उसका नाम इलाहाबाद का प्रयागराज रख दिया गया है। तो आप सभी लोग, ठीक है, इलाहाबाद भी लिख सकते हो और प्रयागराज भी लिख सकते हो। और देखिए जो इलाहाबाद है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। आप लोग इसमें कहीं पर यानी इस बिंदु पर यहाँ पे आप लोग ये लखनऊ जो है, ठीक है, इससे यानी इधर आप सभी लोग यहाँ पे दर्शा सकते हो क्या, यहाँ पे आप लोग इलाहाबाद लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद या प्रयागराज आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु पर प्रयागराज है यानी इलाहाबाद है, और आपको इस तरीके से चौथे क्वेश्चन में आपको ऐसे आंसर लिख देना है, ठीक है, प्रयागराज, कोष्टक में आप लोग इलाहाबाद लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि वो स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कहाँ पे हुआ था, तो ये अहमदाबाद में हुआ था। और सबसे पहले की कॉपी में लिख देना यहाँ पे अहमदाबाद, 5वां क्वेश्चन। कि कॉपी में इस तरीके से आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद अब आप सभी को मानचित्र में देखिए कैसे आपको यहाँ पे ट्रिक से पहचानना है कि कहाँ पे जो है अहमदाबाद आता है, और अहमदाबाद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है।
तो देखिए जो अहमदाबाद है वो आपको कहाँ पे मिलेगा इस भारत के मानचित्र में, तो ये जो आकार आप सभी को दिख रहा है ये क्या है, ये आपको थोड़ा थोड़ा इसका आकार डायनासोर के मुख की तरह लग रहा है। ठीक है, डायनासोर के मुख की तरह है, जैसे ये लग रहा है ना कि डायनासोर का गर्दन है और ये इसका ठीक है जबड़ा वगैरह है। तो ये डायनासोर के मुंह में यानी यहाँ पे ही क्या है, अहमदाबाद स्थित है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या लिख देना, यहाँ पे आपको लिखना है अहमदाबाद। यहाँ पे देखिए अहमदाबाद है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको कभी मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये डायनासोर का मुंह अगर ये याद है तो आप लोग यहाँ पे सही सही बिल्कुल अहमदाबाद लिख कर आओगे। ठीक है, और अगर कोई गुजरात आ गया जैसे, यानी कि गुजरात कहाँ पे सूती वस्त्रों का निर्माण होता है, तो गुजरात में तो आप लोग यानी इसी डायनासोर यानी अहमदाबाद के बगल में ही गुजरात है और अहमदाबाद में ही साबरमती है। ठीक है, और अहमदाबाद में ही डांडी है, डांडी स्थान है जहां पे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी यानी ऐसे क्वेश्चन आ गए अहमदाबाद, गुजरात, साबरमती, ठीक है, डांडी, तो आप लोग यानी यहां से लेकर के आप लोग यहां तक, जैसे यहाँ पे आप लोग गुजरात भर दिए, ठीक है, इस बिंदु पर यहाँ पे डांडी भर दिए, इस तरीके से यहाँ पे साबरमती यहाँ पे भर दिया, अहमदाबाद में है। तो ऐसे आपको यानी इसी डायनासोर के मुख की तरह ही इधर ही आसपास आपको भरना है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये पूरे 5 क्वेश्चन ठीक है पार्ट ए के थे, जो आपको इस तरीके से कॉपी में लिखना था और आपको ऐसे मानचित्र में भरना था। अब देखिए जो पार्ट बी है, ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान ठीक है अंकन हेतु आपको ठीक है 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है, यानी आपको 1 नंबर, आधा प्लस आधा 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी यानी 5 नंबर का ये वाला था और 5 नंबर का जो हमने आपको पहले भर के दिखाया वो था। ठीक है, टोटल 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, और आपको यहाँ पे यानी आपको ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह के माध्यम से आपको दिखाना है। ठीक है, जो ये सभी चिन्ह दिए हुए ना, यहाँ पे कैपिटल एस दिया है, ऐसे गोलाकार का दिया है, ठीक है, इस तरीके से वर्ग के आकार का यहाँ पे, ऐसे आपको इस चिन्ह के द्वारा ही दर्शाना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए अब आपको इसी मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, जो ये मानचित्र आपको मिला था ना, जिसमें आप लोग अभी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखे हो, अब इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी मानचित्र में ही आपको लिखना है। आपको सिर्फ ये पेज जो है इसको चेंज कर देना है, यानी मानचित्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 9 का बी वाला पार्ट आपको लिखना है। तो अब बी वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम आपको इस यस जो है इसके चिन्ह के साथ आप सभी को दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे दर्शाना है। सबसे पहले कि ये जो है यानी यहाँ पे भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपको बता दें हम कि कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक, यानी केगा के कर्नाटक। तो सबसे पहले आपको केगा कर्नाटक यहाँ पे लिखना है और उसके बाद इस मानचित्र में आपको कैसे दर्शाना है। तो इस तरीके से आपको कॉपी पे लिखना है और मानचित्र में देखिए जो कर्नाटक है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक जो है वो इस मानचित्र में यानी कि दक्षिण दिशा में स्थित है। तो दक्षिण किधर है, भारत के इस मानचित्र में सबसे नीचे साइड में दक्षिण है। ठीक है, तो यानी इधर ही स्थित है और कर्नाटक जो है वो इस जगह पर स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको जो सिंबल यहाँ पे बोला है आपको उस सिंबल से यानी ये जो कैपिटल यस है इससे आप सभी को यहाँ पे शो कर देना है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है केगा कर्नाटक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र आप सभी को दर्शाना है। ठीक है, इस चिन्ह के द्वारा। तो देखिए गन्ना का सबसे ज्यादा जो उत्पादक होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, जो कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जो है ये पूरा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और इसी जगह जो है गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यानी आप लोग गोले के माध्यम से आपको दर्शाना है, यानी आप लोग इस यहाँ पे जो गोला है ठीक है इसमें आप लोग ये बिंदु बिंदु भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बिंदु कर दोगे। तो यहाँ पे ठीक है ऐसे करके आप लोग ठीक है पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे बिंदु बिंदु करके आप सभी को क्या करना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र।
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ठीक है, आपको ऐसे बिंदु बिंदु करके यहाँ पे उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र ऐसे लाइनिंग खींच के ऐसे लिख देना है। और इसके बाद कॉपी में आपको दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट है सलाल बांध। आपको ये जो चिन्ह है, ठीक है, इसके द्वारा आपको सलाल बांध, ठीक है, चिन्ह के द्वारा राज्य के नाम सहित आपको दर्शाना है। यानी ये जो चिन्ह है आपको सलाल बांध, ये जो पूरा भारत का मानचित्र यहाँ इसमें कहाँ पर स्थित है, आपको ये चिन्ह के द्वारा और राज्य के नाम जो है उसको भी आप सभी को दर्शाना है। तो सलाल बांध है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो कॉपी में आपको जम्मू कश्मीर लिखना है। और जम्मू कश्मीर कहाँ पे भारत के मानचित्र में स्थित है, तो वो यानी ये जो है यहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर है ये पूरा। यानी इस तरीके से यहाँ पे सलाल बांध स्थित है। तो आपको ये चिन्ह के द्वारा यहाँ पे ऐसे चिन्ह बनाना है। जो भी यहाँ पे चिन्ह दिया है इसको आपको बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है सलाल बांध। यहाँ पे सलाल बांध और ये चिन्ह आपको यहाँ पे, ठीक है, दर्शा देना है। देखिए आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हमने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है, ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब पर जैसा हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। और अगर आप लोग पूरी इस वीडियो को देख लेना तो आप लोग कभी भी ये जो मानचित्र है इसको भरना आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप लोग, ठीक है, कभी भी ये मानचित्र भरना नहीं भूलेंगे। सभी लोग मानचित्र को भर लेंगे, चाहे वो कमजोर स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत की एक नदी, आपको ये जो नदी का चिन्ह है ना इससे आपको दर्शाना है, ठीक है। आपको के द्वारा नाम सहित आपको दिखाना है कहाँ पे इस भारत के मानचित्र में स्थित है। हमने आपको बताया कि जो ये भारत का मानचित्र है इसमें जो दक्षिण का दिशा है वो नीचे साइड में है, ठीक है, और आपको दक्षिण में जो एक बहती है नदी उसको आप सभी को दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे आपको सबसे पहले की जो नदी का सिंबल दिया उसको ऐसे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये दक्षिण का पूरा एरिया नीचे दक्षिण होता है और यहाँ पे जो है कावेरी नदी स्थित है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कावेरी नदी लिखना पे, ठीक है, यानी इस स्थान पे कावेरी नदी है और आपको ऐसे मानचित्र में लिखना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको कॉपी पे लिख देना है कावेरी नदी। 5वां क्वेश्चन, राजस्थान का राजधानी नगर, आपको ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। आपको देखिए जितने भी मानचित्र संबंधित प्रश्न है वो आपको जरूर याद कर लेना है। यानी अगर आप लोग 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, जितने भी हमारे चैनल पे वीडियो है उसको तैयार कर लेते हो, तो आपका जो 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद करना होगा कि राजस्थान की राजधानी क्या होती है, तो वो जयपुर होती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए राजस्थान का क्षेत्र जो है वो भारत के मानचित्र में कहाँ पे है, तो इस देखिए यहाँ पे जो है ये जो आपको ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये राजस्थान का क्षेत्र है। और राजस्थान में यानी इसी जगह पे यानी इस क्षेत्र पे आप लोग ऐसे सिंबल, जो भी सिंबल ऐसे सिंबल बोला, ठीक है, इस सिंबल से आपको क्या करना है, आपको राजधानी को शो करना है। तो यहाँ पे इस स्थान पे क्या है, यहाँ पे राजस्थान ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पे जयपुर स्थित है जो कि राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को यहाँ पे दिखाना है। ये पूरा क्षेत्र यानी अहमदाबाद के बगल में ही ये राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये डायनासोर का जो मुंह है इसके बगल में ही जयपुर यानी ये पूरा राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो आपको इस सिंबल से ऐसे यहाँ पे शो कर देना। 5वें में, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे लिख भी देना है जयपुर। तरीके से इन 10 क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही पूरे मानचित्र में भरना है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोग भरिएगा, तभी आपको 10 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को भरना है और कॉपी पर भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे हमने पार्ट ए बताया वैसे पार्ट ए लिखना है और पार्ट बी जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको इस तरीके से पार्ट बी लिखना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से भरते हो तो आपको मानचित्र में पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कहीं से भी टीचर आपके नहीं काटेंगे। इस मानचित्र को भरने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी कॉपी रहेगी, ठीक है, आपको कॉपी को ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद ये जो मानचित्र है, ठीक है, पेज है, इसको ऐसे पलट कर आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको, ठीक है, आपको यानी कॉलेज में आपके स्कूल में मिलेगा धागा, यहाँ पे आप लोग धागे यानी पेन की सहायता से इसमें ऐसे, ठीक है, इसमें धागा को ऐसे डाल करके आप लोग इसको नत्थी कर दीजिएगा, या अगर आप लोग स्टेपलर लिए हो तो यहाँ पे आप लोग स्टेपल कर दीजिएगा। मानचित्र में, ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य
के विकल्प स्वरूप, यानी ये जो चीजें है आपको ये वाला जहाँ पे दृष्टिबाधित लिखा है ये वाला आपको पार्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का यानी आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर पक्का है। ठीक है, और बिल्कुल इसी टाइप के पेपर आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हम आप सभी को पूरे 10 सेट बताएंगे। आपको ये नहीं कि सिर्फ एक सेट तैयार करके आपको कमेंट कर देना है कि मैम क्या इसी में से आएगा। ठीक है, हमने आपको बताया है कि 10 सेट तैयार करके तब आप सभी लोग कहना कि मैम जितना आपने पेपर बताया क्या उसी में से आया है, तब मेरी गारंटी कि 100% ऐसे कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे जो हमारे पेपर से न रहे। ठीक है, हमारे चैनल के पेपर से। तो आप लोग यानी 10 सेट को तैयार कर लो, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, बस आप लोग जाकर आंसर छापने लगोगे पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 10 सेट को तैयार कर लीजिए। बाकी हम आज सब्जेक्ट के 10 सेट को बताएंगे। पहले से हमने कुछ सेट को बता चुका है, चैनल पे आप लोग विजिट करके सभी पेपर को देखिए। अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान में या क्लास 10 के किसी भी विषय में सब कमजोर हो तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, और आप लोग YouTube पर भी सर्च कर सकते हो जैसे सामाजिक विज्ञान में पास होने की ट्रिक, और उसके बाद हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहां पे भी वीडियो आ जाएंगी, वहां से भी आप लोग आसानी से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।